सो हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ मैं आपका हमारे इस नए चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी के बारे में कि आने वाले जो बोर्ड्स एग्ज़ाम है उसके लिए हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या तरीका होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी, हमारे पढ़ने का तरीका क्या होगा वो देखने वाले हैं। एंड तो फर्स्ट थिंग इज़ कि हमारा पेपर जो है वो 10 मार्च को है और अभी 70 डेज़ बचे हुए हैं। ठीक है, तो अगले 70 डेज़ में हम ऐसा क्या करेंगे, किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं यहाँ पे वो सभी हमारे कवर हो पाए बेहतर तरीके से। ठीक है, सो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। ये √5 पूछा गया है कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, कब पूछा ये 23 में। इसके अलावा 3 + √2 भी पूछा है कि इसे भी प्रूव करो कि ये इरेशनल है, 21 में पूछा है। इसके अलावा 5 - 2 √3 ये भी 24 में पूछा गया है। मीन्स हम अगर इस वाले पैटर्न को देखें तो ये दिख रहा है, जाहिर तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम ये √5 या √2 या √3 इस टाइप के क्वेश्चंस या 2 - √5 इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हमारे पेपर में ही दिख जाएगा और हम इसे आराम से कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन सीखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगेगी, 20 मिनट लगेंगे, ये समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे हमें क्या पता लगा, इस चीज़ को देखकर, पिछले साल के पेपर को देखकर हमें क्या समझ में आता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, और सिर्फ वही वाले नहीं जो बुक के अंदर है, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं या टाइप्स ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, सो अगर मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सभी क्वेश्चंस को तो एग्जांपल नहीं दे सकता मैं, कुछ ही टाइप्स को मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि PYQs कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इनकन्सिस्टेंट और कंसिस्टेंट वाला टॉपिक है, उससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकन्सिस्टेंट है, कब पूछा गया 23 में। ठीक है, इसके अलावा ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया, ये स्टैंडर्ड में। फिर यहाँ पे असर्शन रीजन में पूछ लिया 23 बेसिक में, और यहाँ पे के पूछ लिया, यानी कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन उससे कई क्वेश्चंस यहाँ पे बन गए हैं। और ये वाला 21 में पूछा है, और ऐसा नहीं है कि आगे नहीं पूछेंगे, आगे भी इस चीज़ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पिछले कई सालों में स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, अगर हम कंसिस्टेंट या इनकन्सिस्टेंट की भी बात करते हैं तो इससे रिलेटेड टॉपिक भी रिपीट हुए हैं। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकता है कि NCERT का ना हो लेकिन टाइप सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि जो PYQs हैं वो पहली बात इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर हम आगे देखते हैं तो ये भी NCERT का है, ये भी है, इसके अलावा ये NCERT का नहीं है। तो इसका क्या मतलब ये कि अगर हम किसी भी चैप्टर की बात करें, चाहे वो ट्रिगो हो या बाकी भी चैप्टर्स हो, NCERT भी इम्पॉर्टेंट है और इसके अलावा हमारे पास PYQs भी इम्पॉर्टेंट है। और PYQs में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, NCERT से भी आते हैं और सैम्पल पेपर से भी आते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहले तो हमारा प्राइमरी मोटिव होना चाहिए कि पहले हम NCERT पढ़ें, उसके बाद हम PYQs करें। क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो हमें इनकी वैल्यूज़ पता है, और अगर इनकी वैल्यूज़ पता है तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से देखते हैं, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, उससे पूछा गया है और ये क्वेश्चन NCERT में नहीं है। ठीक है, यहाँ सिमिलरली ये आप देखो ट्रिको का ही क्वेश्चन है, ये भी NCERT में नहीं है, ये वाला देखो, और ये भी। ये क्वेश्चन हालांकि मुश्किल नहीं है लेकिन क्योंकि हमारे लिए नया है तो हो सकता है हम इसे ना कर पाए। ठीक है, तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि हमारे लिए NCERT, फिर PYQs, ठीक है, और इसके अलावा सैम्पल पेपर। क्योंकि NCERT और अगर हम PYQs की बात करें तो PYQs में जो पूछे गए हैं ऑलरेडी क्वेश्चंस, वहाँ क्वेश्चन आते कहाँ से, बुक से आते हैं, उसके अलावा सैम्पल पेपर से आते हैं। जो पिछले साल के पेपर्स हैं वो अपना क्वेश्चंस कहाँ से पिक करता है, या तो बुक से या फिर सैम्पल पेपर से। तो अगर हम ये तीनों किसी तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम ये तीनों ही कवर कर लेते हैं तो कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जो हमें ना आता हो, सारे क्वेश्चन आते होंगे। इसीलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया रिवीजन सीरीज विद द नेम रैपिड रिवीजन, हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ऑब्वियसली मैथ्स सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, सो ये सीरीज़ जो है ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि जो भी स्टूडेंट्स
प्रैक्टिस करना चाहते हैं बेहतर तरीके से, वो हमसे जुड़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो क्या हमारा प्लान होगा, ठीक है, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और हमारी जो सीरीज़ है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होंगी वो हम देखते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, सब पूरी एनसीईआरटी तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर आपने एक बार भी अभी तक एनसीईआरटी नहीं कंप्लीट की तो ये सीरीज़ जो है वो मुश्किल हो गया आपके लिए, क्योंकि सिर्फ हमारे पास अभी 70 डेज है, यानी 2 मंथ्स है, और 2 मंथ्स में एनसीईआरटी भी पढ़ना, फिर PYQs भी करना, उसके अलावा यहाँ पे सैम्पल पेपर भी करना, ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स ये रिवीजन सीरीज ज्वाइन करने वाले हैं उनका एटलीस्ट एक बार तो उन्होंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर रखी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके बेसिक क्लियर है तो आगे क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर बाकी चीज़ आपको दिक्कत आएगी। तो और जो बच्चे एनसीईआरटी एक बार भी कर चुके हैं उनके लिए बहुत बेहतर है ये सीरीज़, आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें और इस पर डेली क्लासेस होंगी वो आपको ज़रूर देखें। ठीक है, तो हम ये तीनों चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, कैसे कैसे कवर होगा देखते हैं। सो हमारे में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा। सो MCQs 2, 3, 4 और 5 ये सभी टाइप्स के क्वेश्चंस। ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ MCQs पे ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा MCQs कर रहे हैं लेकिन वो 20 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, और सिर्फ वही पूरे पेपर का वेटेज डिसाइड नहीं करता, हमारे 2 मार्क्स के भी हैं, 3, 4 और 5 मार्क्स के भी हैं, सभी हैं, और हमारे लिए सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कोई भी क्वेश्चन जो स्किप नहीं करना है, हम नहीं चाहते कि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे। ठीक है, तो हमारा जो फोकस है वो इन सभी पे होगा। ऐसा नहीं है कि MCQs की ही सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे 4-5 दिन, ऐसा नहीं होगा, सभी को इक्वली वेटेज मिलेगा, क्योंकि सभी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो होंगे वो भी हम करेंगे, और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन वो भी हम करेंगे। ठीक है, अच्छा, हमारे पास करीब 70 डेज है और चैप्टर्स हमारे पास 14 है, तो एक चैप्टर के लिए अगर हम एवरेज डेज निकालें तो हमारे पास आता है 5 डेज पर चैप्टर, यानी हमारी जो रिवीजन सीरीज है उसमें एक चैप्टर को हम 5 डेज देने वाले हैं। ठीक है, और ये सफिशिएंट है। ठीक है, अगर हम 5 डेज ये 1 और 1.5 आवर की क्लास अगर हम करते हैं तो 5 डेज इज इम्पॉर्टेंट। अगर हम 1.5 आवर की भी क्लास रखते हैं तो टोटल 7.5 आवर्स की क्लास हो जाएगी, और 7.5 आवर्स एक चैप्टर में फॉर रिवीजन इज सफिशिएंट। हालांकि ये इससे और ज़्यादा होता तो और बेहतर होता, बट लास्ट के 2 मंथ्स में ये ठीक है। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज कि क्या हम इस सीरीज पे रिलाई कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आप इस पे रिलाई कर सकते हो, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें, पहली बात तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है हमें। ठीक है, अगर हमें चाहिए कि हमारे जो मार्क्स हैं वो बेहतर आएँ तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ हमारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। अगर हमें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो फिर हम नए क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे सामने, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि 2-3 क्वेश्चंस बहुत पढ़ के जाओ फिर भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे लिए नए होंगे एग्जाम के अंदर, और कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो नर्वस हो जाते हैं, कहते हैं कि नया क्वेश्चन था इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो नया क्वेश्चन को देख के ही नहीं कहते कि अरे ये तो नया आ गया इसे छोड़ देते हैं, नहीं, वो उसे ट्राई करते हैं, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो वो एग्जाम में उसे बना लेते हैं, एग्जाम में सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि उन्होंने पहले इस टाइप का नहीं किया फिर भी कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है। तो 5 चीज़ें जो रिक्वायर्ड है उसमें फर्स्ट थिंग है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। नेक्स्ट इज इंटेंस प्रैक्टिस। अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी होगी और क्वेश्चंस पे भी कमांड आपकी बनेगी। थर्ड इज आंसर राइटिंग। देखो, हमें क्वेश्चंस आता है, हमें पता है कि ये सभी क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक आता है, हमें सारी टेबल सारे फॉर्मूले याद है, लेकिन अगर आपका लिखने का तरीका बेस्ट नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कट जाए। ठीक है, क्योंकि लिखने का तरीका बेस्ट मतलब क्या, जैसे कई बार क्या होता है कि हमें कोई वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमें कोई भी 2 पर्सन है, उनके पास मान लेते हैं लेट राम एंड श्याम, इनके पास, इन दोनों के पास कुछ पैसे हैं, इनके पास पैसे मिला के मान लेते हैं 50 रुपीज़ है, तो 50 रुपीज़ और फिर एक दूसरी कंडीशन दे दी, दूसरी कंडीशन भी हमें पता है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। तो हम नॉर्मली स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी वो क्या करते हैं, डायरेक्टली वो x + y = 50 लिख देंगे। ठीक है, यहीं से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, बट क्या ये सॉल्यूशन यहाँ से जो हमने स्टार्ट किया क्या ये करेक्ट है? ये इनकरेक्ट है। इसके बाद फिर आप दूसरी इक्वेशन भी लिखोगे, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे, x आ जाएगा फिर y आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर मैं ये पूछूँ कि क्या ये कंप्लीट आंसर है, तो जी नहीं, बिल्कुल ये कंप्लीट नहीं है, इसमें एक कमी है। अगर हमने यहाँ पे माना नहीं कि लेट राम हैज़
एक्स रुपीज़ और श्याम हैज़ वाई रुपीज़, अगर हमने ये बात नहीं लिखी, ठीक है, ये स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट जो हमें लिखना है वो हमने नहीं लिखा और एग्जामिनर ने पूरा क्वेश्चन काट दिया, तो क्या हम वहाँ पे अपने मार्क्स क्लेम कर सकते हैं कि सर हमने सिर्फ ये 2 लाइन ही तो नहीं लिखी, बाकी तो लिखा है, आप बाकी के 3 में से आप 2 मार्क्स दे दो, इस वाले के 1 मार्क्स आप काट लो, ऐसा भी तो हम कह सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर ने इसको काट के 0 दे दिया और आपने रीचेकिंग के लिए भेजा और उन्होंने दोबारा भी इसको मार्क्स नहीं दिया, तो भी आप कुछ नहीं कह सकते। रीज़न, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि ये एक्स और वाई क्या है, आपने ये डिफाइन नहीं किया, तो इसको डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मान लेते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया कि बताओ राम के पास और श्याम के पास कितने पैसे हैं, तो आपको ये लास्ट में एक स्टेटमेंट भी ऐड करना होगा, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आंसर राइटिंग क्या होती है। कई बार कुछ चीज़ें अवॉइड की जाती हैं, मार्क्स पूरे दे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, और जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता अगर आपने वो चीज़ें नहीं लिखी तो उसके मार्क्स कट जाएंगे और उसमें हम दोबारा से रीचेकिंग के लिए भी भेजेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर राइटिंग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका लिखने का तरीका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 20 क्वेश्चंस की बात करें जो स्टार्टिंग में आ रहा है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ए है, 2 का आंसर बी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप साइड में सॉल्व करोगे और अपना ऑप्शन लिख दोगे, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जहाँ पे प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन बेहतर तरीके से लिख नहीं आ पाना, तो वो तो सीखना होगा, ठीक है, सभी सीखते हैं, तो धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता है। पहले क्वेश्चन में आपको पूरा नहीं आएगा, टाइम लगता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, तो आंसर राइटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है टेस्ट। अगर आप फ्रीक्वेंट टेस्ट दे रहे हो तो आपको पता होगा कि टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, टेस्ट से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। टेस्ट से अगर हम देखें तो पहले हमारी मिस्टेक्स पता लगेगी, ठीक है, कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, इसमें हमारे आंसर राइटिंग अच्छी होगी जिसके बारे में मैंने अभी बताया, ठीक है, हमारी आंसर राइटिंग अच्छी होगी। इसके अलावा हम टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये होता है कि हमारे क्वेश्चन छूट गए, हम नर्वस हो गए, या एक क्वेश्चन में हमने 20 मिनट दे दिए जो कि ज़रूरत नहीं थी, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें किस तरीके से कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस करने हैं, किसको कितना वक्त देना है, कौन से मार्क्स के क्वेश्चन से हमें पहले स्टार्ट करना है, 1 मार्क्स से स्टार्ट करें या 4 मार्क्स से स्टार्ट करें, ठीक है, ये भी कैसे पता चलेगा। आपका कौन सा तरीका बेस्ट होगा एग्जाम में जिससे आप फॉलो करोगे और जो आपका पेपर है वो बेस्ट हो जाएगा। तो टेस्ट से जो है बहुत फ़ायदे होते हैं, ठीक है। अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको, आपने नोटिस किया होगा एग्जाम में, स्कूल में यूनिट टेस्ट होगा, तो यूनिट टेस्ट में 20 मार्क्स का टेस्ट है, 20 में से आपके अगर मान लेते हैं 14 आए, तो क्या आपको 14 का ही पेपर आता था? बिल्कुल नहीं, पेपर आपको 17, 18, 19 तक का भी आता होगा, लेकिन मार्क्स कितने आए? 14 के। तो वो जो बीच के जो मार्क्स कटे हैं वो क्यों कटे हैं? क्योंकि वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, चाहे वो छोटी मिस्टेक्स हो चाहे बड़ी मिस्टेक्स हो, तो वो मिस्टेक्स क्या एग्जाम में नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं जिससे वो एग्जाम में ना हो? ऑब्वियस सी बात है, जितने ज़्यादा हम टेस्ट देंगे उतनी ज़्यादा हमें अपनी कमियां पता चलेगी कि यहाँ पे हमने गलती की थी, अगली बार ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। और लास्ट है कंसिस्टेंसी। अगर हम सब कुछ कर रहे हैं, अगर हम प्रैक्टिस 2 दिन कर रहे हैं लेकिन 3 दिन छोड़ रहे हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग हमने 3 दिन प्रैक्टिस की, बाकी 2 दिन छोड़ दिया, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी एक बार देखा, दोबारा से कॉन्सेप्ट को नज़र नहीं लगाई, ठीक है ना, दोबारा से उसकी शक्ल नहीं देखी, इसका मतलब ये है कि हम कंसिस्टेंट नहीं है। और अगर हम कंसिस्टेंट नहीं है इसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, यानी वो क्वेश्चन जो बच्चे के द्वारा पूछे जाते हैं जिनका आंसर हमें ना क्लियर कट कभी नहीं मिलता। देख, जैसे प्रैक्टिस कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे बेहतर करनी है, कॉन्सेप्ट्स कैसे याद रखें, फॉर्मूले कैसे याद रखें, वो हम भूल जाते हैं, ठीक है। और हम ओवरऑल मैथ्स में कैसे बेहतर हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, और इन कॉमन क्वेश्चंस का जो कॉमन आंसर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक 1 वर्ड आंसर है, वो है प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये सब बेहतर हो जाएगा, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। ओवरऑल तो सब यही कहते हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि प्रैक्टिस करना है तो करना कैसे, ठीक है। मुझे लगता है कि ये हमारे इस स्ट्रेटेजी वाली वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, जब मैं आपको इसका आंसर दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इतना इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं हम बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में हम प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि इसका डिटेल आंसर मुझे भी आज तक नहीं मिला
और मैंने कभी सुना भी नहीं। लेकिन मैं अपने अगर एक्सपीरियंस से बताऊं कि कैसे मैंने अपनी मैथ्स को इम्प्रूव किया था, तो वो चीज़ बहुत इफेक्टिव होगी आप सभी के लिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डे 1 से। मान लेते हैं आप डे 1 पे हो, मार्कर ले लूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारा आज डे 1 है, ठीक है। डे 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस किए, लेट्स से 1 2, हमने फर्स्ट डे पे कुछ क्वेश्चंस किए, 10 क्वेश्चन, ठीक है। इन 10 क्वेश्चंस में से आप क्या करोगे जब हमारा प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। हालांकि मुझे ये पहले बताना चाहिए हमारी फर्स्ट क्लास के एंड में, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर होता है। बट यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, प्लानिंग देख रहे हैं और ये तरीका देख रहे हैं कि हमें कैसे पढ़ना है, तो इसलिए मैं इसी में सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं हमारा डे 1 है। डे 1 पे आपने क्लास स्टार्ट किया। क्लास स्टार्ट करने के बाद जब क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 1, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसे पॉज करोगे। पॉज करने के बाद उसे ट्राई करोगे। मान लेते हैं कि आपने जब ट्राई किया तो शुरू के कुछ क्वेश्चंस आपसे बन गए, ठीक है। मान लेते हैं ये भी नहीं बना, ठीक। तो कितने क्वेश्चंस आपसे बन गए, 4 5 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए। सभी क्वेश्चंस में आपको यही करना है, पहले आप उसे पॉज करोगे, फिर ट्राई करोगे, ट्राई करने के बाद आंसर निकालोगे, फिर आप उसे रिज्यूम करके देखोगे कि जो आंसर आपने निकाला है वो सही है या नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस नहीं हुए आपसे, तो इन 5 क्वेश्चंस जो नहीं हुआ उनका क्या करना है, जैसे ही क्लास एंड होने के तुरंत बाद इन्हें आप क्या करोगे, ट्राई करोगे इन 5 क्वेश्चंस को, अब बिना देखे, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले इन्हें सीखा है। तो अब जब इन्हें आप ट्राई करोगे तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपसे हो जाएंगे। मान लेते हैं दूसरी बार में जो है, मान लेते हैं दूसरी बार में आपसे ये 4 क्वेश्चन हो गए और 5वां फिर से नहीं हो पाया। यानी जो 5 क्वेश्चन पहली बार में गलत हो गए थे, नहीं हो पाए थे, उनमें से जब आपने उनको क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से उसी वक्त ट्राई किया तो 4 हो गए, एक फिर से नहीं हो पाया। तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखोगे और उस वाले क्वेश्चन को जो अब दोबारा से नहीं हो पाया उसे फिर से ट्राई करोगे और इस बार वो भी हो जाएगा। यानी कि क्लास एंड होने के बाद जब आपने क्या किया, इन क्वेश्चंस को ट्राई किया जो आपसे नहीं हो पाए थे, और क्लास के एंड में जो 10 क्वेश्चंस हैं वो 10 के 10 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन तो वो थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और ये 8, ये वो क्वेश्चंस थे जो आपसे पहली बार में हो गए थे, तो इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन जो आपसे पहली बार में नहीं हो पाए थे उनका क्या करेंगे, उनके लिए आप एक रजिस्टर बनाओगे और जो नहीं हो पाए थे उन सभी को अपने रजिस्टर में नोट डाउन करोगे, ठीक है। और इसका बताऊंगा अभी आगे क्या करना है। ये हो गया हमारा डे 1, ठीक है। हमारा डे 1 एंड हो चुका है। तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि पहले हमने क्लास स्टार्ट करनी है, आपको क्लास स्टार्ट करने के बाद पॉज करना है। पॉज करने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक एक करके सभी, आपको जो क्वेश्चन हो गया वो ठीक, जो नहीं हुआ उसे उसी वक्त नोट कर लेना है। क्लास खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन आपने नोट किए हैं जो कि एक्चुअल में आपसे नहीं हो पाए थे, उन्हें आप फिर से ट्राई करोगे बिना देखे ट्राई करोगे। हो सकता है सारे हो जाएंगे, हो सकता है कि 2-3 ना हो पाए। जो दोबारा सेकंड गो में जो दोबारा नहीं हो पाएंगे उसे आप तीसरी बार भी ट्राई करोगे और तीसरी बार में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, ठीक है। ये हो चुका। अब हम आते हैं डे 2 पे। फिर सेकेंड डे पे भी क्लास आएगी, सेकेंड डे पे भी क्वेश्चंस आएंगे। जो काम आपने फर्स्ट डे पे किया था सेम काम हम सेकेंड डे पे भी करोगे। तो यहाँ पे ही मान लेते हैं सेकेंड डे पे भी, लेट्स से फर्स्ट डे पे आपसे 5 क्वेश्चन नहीं हो पाए, सेकेंड डे पे आपसे 4 नहीं हो पाए, थर्ड डे पे आपसे फिर से 5 नहीं हो पाए, फिर ऐसे 6 क्वेश्चन नहीं हो पाए, फिर 2 क्वेश्चन नहीं हो पाए, ऐसे करके आपके 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। टोटल कितने डेज हो गए, 7 डेज हो गए, ठीक है। तो मान लेते हैं जो फर्स्ट संडे आएगा, संडे आया, संडे को आपके पास कितने क्वेश्चन इकट्ठा हो गया, 10 14 20 22 25 29, ये 29 क्वेश्चन इकट्ठा हो गए। अब आपको क्या करना है, वैसे तो अगर टाइम होता तो मैं ही कहता कि इन 29 क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करो, ठीक है। रफ कॉपी में ट्राई करना आपको, रफ कॉपी में, ठीक है, और फेयर कॉपी में आपको क्वेश्चंस नोट करने हैं। अगर टाइम वो है तो मैं ही ज़रूर कहूँगा कि इन 29 क्वेश्चंस को आप दोबारा ट्राई करो। बट टाइम क्योंकि थोड़ा कम है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं और हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन 29 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, गो थ्रू, ठीक है। 29 क्वेश्चंस को आपको गो थ्रू करना है। यानी आपने रजिस्टर अपना ओपन किया, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने देखा कि क्या ये क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें 29 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन 11 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मुझे थोड़ा डाउट है,
यानी मैं श्योर नहीं हूँ कि अगर मुझे ये दोबारा से आ जाता है तो मैं इन्हें कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इन 11 क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, इन 11 क्वेश्चंस को आप दोबारा से ट्राई करोगे। ठीक है, तो ये 11 क्वेश्चन आपके पास दोबारा से आ गए ट्राई करने के लिए, यानी अब इन्हें आप दोबारा ट्राई करना है। ठीक, तो ये कौन सा ये क्या था, ये था फर्स्ट वीक। उसके बाद फिर सेकेंड वीक आएगा। जो काम आपने फर्स्ट वीक में किया वही काम आपको सेकेंड वीक में भी करना है, फिर वही थर्ड वीक में करना और फोर्थ वीक में करना है। ठीक है, तो हमारा 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 1 मंथ में हमने सभी वीक्स में क्या किया, हर दिन हमने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन किए, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, और जैसे ही हमारा वीक एंड हो गया तो हमने संडे को उन सभी क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू किया। ठीक है, जो नहीं हो पाए, जो लगा कि थोड़ा डाउटफुल है, उन्हें फिर से संडे को ट्राई किया। तो हो सकता है संडे को भी आपका 2-3 आवर्स जाने वाला है। ठीक है, ताकि आप रिवीजन में। फिर आते हैं हम सेकेंड मंथ पे, यानी फेब हो जाएगा तब तक। तो फेब में भी फिर डे 1 आएगा। डे 1 पे आप क्लास लोगे, क्लास लेने के बाद उनको खुद से पहले ट्राई करोगे। ट्राई करने के बाद कुछ क्वेश्चंस नहीं भी हो सकते हैं, तो जो नहीं होंगे उन्हें आप रजिस्टर में नोट डाउन करोगे। नोट डाउन करने के बाद क्लास के एंड में तुरंत आपको ट्राई करना है। जब तक ट्राई करना है तब तक ट्राई करना है जब तक आपको वो आ ना जाए, और यही काम आपको 7 डेज तक करोगे। और जैसे ही संडे आता है फिर से आप पूरे वीक में जितने क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए उन्हें आपको गो थ्रू करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको लगे कि डाउट है, चाहे वो कितने भी हो, उन्हें फिर ट्राई करोगे। और जो जिस क्वेश्चन पे आपको लगे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, उसे आप ट्राई नहीं करना। फिर ये फर्स्ट वीक में, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। ठीक है, और मंथ के एंड में, फर्स्ट मंथ के एंड में आपको रजिस्टर लेना है, और जितने भी क्वेश्चंस आपने लिखे होंगे, इसका मतलब वो डाउट पहली बार आपके डाउट में आए थे, तो उन सबको आपको गो थ्रू करना, और जितने पूरे महीने का। ठीक है, तो जो मंथ का एंड होगा, उस मंथ के एंड में आपको हो सकता है कि पूरा दिन ही लग जाए। ठीक है, 4-5 घंटे या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप पूरे मंथ के क्वेश्चंस को आप एक बार गो थ्रू कर रहे हो, तो उसमें हो सकता है कि आपके 30 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे हो पाए, या 40 या 50 भी क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपसे लगे कि मुझे डाउट है। तो इन सभी क्वेश्चंस को मंथ के एंड में, यानी लास्ट डे पे पूरा ट्राई करोगे। ठीक है, फिर यही काम जब सेकंड मंथ एंड हो जाएगा तो दोबारा से आपको करना है। फिर फर्स्ट का नहीं करना, सिर्फ सेकंड का। ठीक है, और जैसे ही फिर सेकंड मंथ एंड होता है तो फिर आपके पास सिर्फ 10 दिन बचेंगे एग्ज़ाम में। तो उसके बाद 10 दिन आपकी और प्रैक्टिस करनी है, और उस बीच में आपको टेस्ट भी देने, और फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें एक्चुअल में प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्योंकि अगर हमें ये तरीका ही नहीं पता होगा कि हम प्रैक्टिस कैसे करें तो आपको पता ही नहीं होगा। मैं 1 वर्ड में तो कह दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आपकी मैथ्स बेहतर हो जाएगी। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का क्या मतलब है, तो उसका यही मतलब था। ठीक है, सो आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है। देखो, इसका सिंपल आंसर तो यही था कि प्रैक्टिस कर लो। लेकिन क्या हम दिन के 6-7 घंटे मैथ्स में ही लगा दें? नहीं, हमें कितना टाइम देना, हमें टाइम देना जो भी 2 आवर्स। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम हमें मैथ्स में देने की ज़रूरत नहीं है। जो 1.5 आवर क्लास हो सकती है, या 1 आवर की भी क्लास होगी, जो बचा हुआ 30 मिनट्स होगा, उसमें आप वो क्वेश्चंस करोगे जो आपने सीखा है, दोबारा से ट्राई करोगे जो आपसे नहीं हो पाया। ठीक है, 2 आवर्स काफ़ी है, थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। फिर बाकी भी तो सब्जेक्ट्स हैं, हमें साइंस में भी पढ़ना है, हमें SST भी पढ़ना है, हमें इंग्लिश भी पढ़ना है, तो उनके लिए भी रिवीजन इंपॉर्टेंट है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। उसके बाद कैलकुलेशन का एक ही आंसर है कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस देखोगे, जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन करोगे, उसका आपको उतनी ही इम्प्रूवमेंट मिलेगी। कॉन्सेप्ट्स कैसे रिमेंबर करें? देखो, अगर कॉन्सेप्ट्स रिमेंबर का अगर मैं सिंपल बोलूँ, या फॉर्मूला रिमेंबर का अगर मैं बोलूँ, तो उसका ये सिंपल आंसर है कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम इन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ का यूज़ करेंगे हमें वो उतना ही याद होगा। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में हमें फॉर्मूला ट्रिगो का या बाकियों का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जितना हम उन्हें देखेंगे उतना वो हमें याद होगा। इसका एक ही सोल्यूशन है। ठीक है, और अगर ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली बात है आप मैथमेटिक्स में बेहतर हो जाओगे। सो आई होप जो मैंने तरीका बताया आपको एग्जैक्टली वैसा ही फॉलो करना है, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं कल से। ठीक है, हमारी स्टार्ट जो है क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी, और जो टाइम होगा वो होगा 8 PM पे आपको रिकॉर्डेड क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, और आप इसे देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई है तो आप लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसा लगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये जो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो है इससे आपको थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा। बिकॉज स्ट्रेटेजी साल में ना 1-2 बार मैक्सिमम 3 बार आ सकती है, उससे ऊपर स्ट्रेटेजी नहीं आती, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी किस चीज़ की बनाएंगे, हम एक बार अपने पढ़ने की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसके बाद एक बार रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। बस और अगर कोई और स्ट्रेटेजी है तो बन सकती है, लेकिन 1-2 से ज़्यादा स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो है रिवीजन स्ट्रेटेजी, ठीक है। पढ़ाई की स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली अप्रैल में ही आएगा। सो मेनली 1-2 ही स्ट्रेटेजीज होती हैं और हमारी फ़िलहाल रिवीजन स्ट्रेटेजी है। तो अगर आपको ये समझ में आया, सही लगा, तो आप ज़रूर क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। और डेली जो क्लासेस है उसे ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।